बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग टैक्स के बेसिक फ़ीचर्स पढ़ रहे हैं जी, और जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम साथ साथ चीज़ों को याद करते हुए भी चलेंगे। तो ज़रा लिखिए जी, एक क्वेश्चन लिखिए, कॉपी निकालिए। थोड़ा सा आज हम आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि आप इस वाली बात पर कितना अमल पैरा हैं। और वीकली एक टेस्ट होगा यकीनन हमारा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ भी हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि आपसे लिखवा कर देखते रहें और इस बात को भी एनालाइज करते रहें कि आप लिखने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप जो चीज़ें समझ रहे हैं वो एग्ज़ामिनर को लिख के बता पाएंगे या नहीं। लिखें जी। Define normal tax year. Define normal tax year and explain the procedure of switching to special tax year, from normal tax year by a person। ठीक हो गई भाई? लिखना शुरू करें। आप ऑनलाइन वाले बच्चों को भी चाहिए कि वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें और कॉपी पकड़ें और लिखना शुरू करें, ताकि आप भी उसी तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हों जिस तरह से हम फिज़िकल क्लासेस वाले लेकर चल रहे हैं। आप भी वीडियो को ऑफ कर दें जी इतनी देर के लिए। अच्छा जी, वापस आते हैं जी। हम वक्तन फ़वक्तन क्लास में ये काम करेंगे कि जिसका मकसद यही होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स को जज किया जा सके, गेज किया जा सके। बिकॉज जाहिर है, बीइंग अ स्टूडेंट आपने वो छोटी छोटी गलतियां करनी है जो शायद आपका राइट है। आप लर्निंग के लिए आए हुए हैं, सीखने के लिए आए हुए हैं, इन्हीं चीज़ों से हमने सीखना है। मसलन छोटी छोटी सी अगर गलतियों में मैं देखूँ तो अभी भी कुछ बच्चों ने लिखा है जब इसको, तो स्टार्टिंग से लिखा हुआ है। हालांकि हमने इस बात को बड़ा फोकस किया कि जब लेजिस्लेटर ने एंडिंग का जिक्र कर दिया है तो अगर हम स्टार्टिंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें एंडिंग ही लिखना पड़ेगा। एंडिंग ऑन 30th डे। 3 से 4 बच्चों ने इसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई लिखा हो, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने क्या गलती की हुई है, ये लफ्ज़ डिनोटेड बाय नहीं लिखा हुआ। हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि इसको हम शो कैसे करेंगे आइंदा, ठीक है। आप एब्रीविएटेड कर दें, कोई भी अल्टरनेटिव टर्म यूज़ कर लें, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि असल में हमें 3 पॉइंट बताने थे। 12 मंथ्स पीरियड मेंशन करना ज़रूरी था, एंडिंग बताना ज़रूरी था, और फिर डिनोटेड बाय बताना ज़रूरी था। ये 3 बातें एक्सप्लेन हो रही थी, हमें इन 3 बातों को इन एनी केस यहाँ पर मेंशन करना था। फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएं, ऑब्वियसली एग्ज़ाम में टेंशन भी होती है, सारा कुछ हो। यहाँ तो आप रिलैक्स बैठे हो आराम से, आपने कहा अच्छा यार सर ने लिखवाना शुरू कर दिया, लग रहा है सर का भी ना सुबह सुबह आके बोलने को नहीं कर रहा था, तो सर ने टेक्निक लड़ाई है कि चलो जी बच्चे लिख लें। यहाँ तो आप इजी बैठे हुए हैं ना, रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो अगर इतने रिलैक्स बैठने में भी आप ये गलती कर रहे हैं कि आपको ये नहीं पता चला कि कौन से टैक्स ईयर की स्विचिंग पूछी गई है, ये शो कर रहा है कि हम केयरलेस होकर रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को। हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना आपने, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल उल्ट हो जाएगा अगर हमने स्पेशल से नॉर्मल में जाना है या नॉर्मल से स्पेशल में जाना है। प्रोसीजर तो एक ही है,
लेकिन एग्जामिनर ने अलग अलग करके पूछना है। सम टाइम वो नॉर्मल से स्पेशल में ले जा रहा होगा और सम टाइम स्पेशल से नॉर्मल में ले जा रहा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अक्सरियत बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर हम रोज़ाना का काम साथ साथ करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से दिनों में आपको ये सारा काम आना शुरू हो जाएगा। हम जाहिर है मैं दोनों लॉज के पेपर टीच कर रहा होता हूँ, टैक्स भी और ये भी बी लॉ भी, तो हम कोशिश करते हैं ड्यूरिंग सेशन बार बार आपसे लिखवा कर और इस तरह से चलें ताकि आपको राइटिंग थोड़ी सी आपकी बेहतर हो जाए, आपको लिखना आ जाए। अच्छा जी, हम नॉर्मल टैक्स ईयर को डिफ़ाइन कर गए थे, ये सारा हमने देख लिया था। स्पेशल टैक्स ईयर था, प्रोसीजर क्या था। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा हुआ था अ पर्सन शेल, उसने मे की बजाय यहाँ शेल लिखा हुआ है। अब मे और शेल पे हमने सेपरेट गुफ्तगू की है इसी वजह से कि आपको पता चले कहाँ मे इस्तेमाल होना था और कहाँ शेल इस्तेमाल होना था। इसीलिए तो वो हमने 1-1.5 लेक्चर इन्वेस्ट किया है कि जब आपने यहाँ शेल लिखा ना तो लीगली बहुत काम खराब हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक लॉ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो लॉ के अंदर हमारी मजबूरी है कि हमने अगर बिल्कुल 100% रटा नहीं भी लगाना तो अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजीज तो हमें यूज़ करनी है ना। बेटा इसको भी ऑफ कर दें। तो मे की बजाय कुछ बच्चों ने शेल का लफ्ज़ लिख दिया। अच्छा जी, खैर एनी हाउ, तो जनाब हम पहुंच गए थे कल कहाँ तक, हमने डिफाइन किया था रेजिडेंशियल स्टेटस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, जिसमें से सवाल अक्सर ही आ जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन कर दें कोई 2-4 नंबर का, और ना भी आए तो जब हम कोई न्यूमेरिक देख रहे होते हैं तो वहाँ हमें देखना पड़ जाता है कि किसी शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। और हमने डिफाइन किया था, कल समझने की कोशिश की थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस का इम्पैक्ट क्या है। हमने कहा था कि अगर कोई शख्स रेजिडेंट है तो क्या होगा, बेसिकली उसने ग्लोबल इनकम पर टैक्स पे करना है, यानी एक इनकम जिसको कहते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, ये वो इनकम है जो हमने पाकिस्तान के अंदर से कमाई है, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर से कमाई है, पाकिस्तान के इलाके से कमाई है, प्लस फॉरेन सोर्स इनकम जो हमने पाकिस्तान से बाहर कमाई है, ठीक है ना। हमारा दुबई में कोई बिजनेस है, वहाँ से हमने कमाई है, हमारा लंदन में कोई फ्लैट है, उससे हमें रेंट आ रहा है, ठीक है, उससे हमने कमाई है, हमने कोई प्लॉट इंग्लैंड में ख़रीदा था, वहाँ बेचा था, उससे कोई कमाई है। वही 5 हेड ऑफ इनकम। उन हेड ऑफ इनकम में अगर हमने किसी भी कंट्री में कमाई है तो अगर कोई शख्स रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट कब हो जाएगा, जब पाकिस्तान में 183 डेज और मोर स्पेंड कर देगा। अगर कोई शख्स उस टैक्स ईयर में ठीक है ना, मसलन अभी हमारा टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है आजकल, 2022 चल रहा है ना, जो शुरू हुआ होगा कहां से, 1 जुलाई 2021 से खत्म होगा 30 जून 2022 को। हम इन तारीखों के दरमियान किसी भी शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे 30 जून को, मुझे अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि मैंने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं। अगर मैंने 183 डेज या इससे ज्यादा का वक्त कंसेक्टिव या तोड़ कर पाकिस्तान में गुजारा हुआ है तो फिर मैं इस टैक्स ईयर 2022 के लिए रेजिडेंट कहलाऊंगा और मुझे अपनी ग्लोबल इनकम का हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो पाकिस्तान से कमाई है उसका भी देना पड़ेगा और जो पाकिस्तान से बाहर से कहीं से कमाई है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस सारी इनकम के ऊपर मुझे पाकिस्तान में टैक्स देना है। अभी आपने ये नहीं सोचना जहन में कि सर हमने ये टैक्स उस कंट्री में भी तो दिया हुआ होगा ना, तो वो आएंगे आगे जब हम सेक्शन 103, 104 पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अच्छा उस बात को एडजस्ट कैसे करना है। लेकिन प्रिंसिपली हमने अपनी सारी दुनिया की कमाई हुई इनकम का हिसाब पाकिस्तान में देना है। किस शक्ल में, रिटर्न जमा करवा के। वो जो हम कह रहे हैं ना हमने हिसाब देना है, हिसाब देने के लिए हम लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, टू सबमिट अ रिटर्न।
उसमें बताना पड़ेगा जी पूरी दुनिया में मैंने क्या कमाया है। लेकिन अगर मैंने इस साल में पाकिस्तान में 182 डेज और लेस स्पेंड किए हैं, 182 दिन या इससे भी कम दिन मैंने पाकिस्तान में स्पेंड किए हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मैं नॉन रेजिडेंट कहलाऊंगा और मुझे सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट मेरे से ये नहीं पूछ सकती कि इंग्लैंड में आपने क्या कमाया था, दुबई में आपने क्या कमाया था, फलां जगह पे आपने क्या कमाया था, ये लीगली मुझसे नहीं पूछा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ किसी भी शख्स की टैक्सेशन करते हुए, टैक्सेशन करने का मतलब क्या है, हमने इसकी इनकम में से गवर्नमेंट ने कितना शेयर लेना है, ये काम करते हुए सबसे अहम बात और पहली बात क्या है, उस शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस पता किया जाए कि हमने इससे सारी दुनिया की इनकम का हिसाब लेना है या सिर्फ पाकिस्तान की इनकम का हिसाब लेना है। बात समझ आ गई? और इसको डिटरमिन करने के लिए हमने कहा कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना पड़ेगा, जिसका जिक्र कहाँ आ रहा है, सेक्शन 82 के अंदर आ रहा है। अच्छा, हमने सेक्शंस के नंबर याद नहीं करने, सिवाय पूरे सिलेबस में 3 से 4 सेक्शन आएंगे जिनका नंबर भी याद करना ज़रूरी है। वो जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये आपने याद करने हैं, बाकी बस ऐसे ही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने याद इसको बिल्कुल नहीं करना। अच्छा जी, एंड जी, नॉन रेजिडेंट है वो तो 182 डेज या इससे कम स्टे करेगा पाकिस्तान में, फिर वो पाकिस्तान में टैक्स देगा ही क्यों? पाकिस्तान में तो प्योर टैक्स देगा। जो इनकम हमारे मुल्क से कमाई जाएगी उसको तो रेजिडेंट को हम जब आगे अगले सेक्शन पढ़ेंगे ना, मसलन एक बंदा 10 दिन के लिए पाकिस्तान में आया, एक तो है उसने कोई इनकम कमाई नहीं हो, तो फिरने टुरने आया था, मिलने आया था, ओके चला जाए। लेकिन अगर उसने कोई इनकम कमाई है तो हम उसे जाने नहीं देंगे जब तक वो उस पर टैक्स नहीं पे करेगा, ठीक है ना। हम उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक वो टैक्स पे नहीं करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टेरिटरी को इस्तेमाल करके जो इनकम कमाई जाएगी उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लेना है। ये बातें करेंगे हम जब रेलिवेंट जगह पर पहुंचेंगे, तो वहां देखेंगे कि अच्छा मेयर्स क्या लगे हुए हैं। मसलन अभी तो जैसे आप ये सोचिए, चले उस बेचारे नॉन रेजिडेंट को छोड़ें, अगर आप टैक्स ना पे करें तो गवर्नमेंट के पास कोई मेयर होंगे ना आपको पकड़ने के। इसी तरह अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्स पे ना करे तो उसके लिए कुछ मेयर्स होंगे। तो फिर हम सिलेबस में आगे चलते चलते जब उस एरिया में पहुंचेंगे वहां नजर आएगा कि अच्छा गवर्नमेंट का ये वाला कंट्रोल है जहां से गवर्नमेंट टैक्स पकड़ती है, ठीक है ना। उसमें से मैं 1-2 एग्जांपल कर देता हूं क्योंकि आप लोगों ने सवाल पूछा है। मसलन आप कोई पाकिस्तान में, चलें आपके लेवल से स्टार्ट करते हैं, आप मोबाइल का बैलेंस डलवाते हैं, आपका टैक्स कट जाता है, ठीक है। कोई हम प्लॉट खरीदें, टैक्स कट जाता है, गाड़ी खरीदें, टैक्स कट जाता है। गवर्नमेंट ऐसे ही मुख्तलिफ जगहों पे पैसे काटती रहती है और एंड में हमें कह देती है अच्छा जी जब आप साल का अपना हिसाब किताब दोगे ना, उस वक्त हिसाब कर लेंगे आपके साथ कि आपने कितना टैक्स पे किया और कितना बाकी देना है। एक तो इस तरह का मेयर्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होते हैं। और एक क्या है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा टूल क्या है, गवर्नमेंट जिससे टैक्स लेना है उसकी जिम्मेदारी नहीं लगाती, बल्कि जिम्मेदारी लगाती है लाइक राइज में जितने लोग टीच कर रहे हैं, लॉ राइज की जिम्मेदारी लगाएगा कि आपने पेमेंट करने से पहले इनका टैक्स काट लेना है, सैलरी देने से पहले इनका टैक्स काट लेना है, और अगर नहीं काटोगे तो फिर राइज के लिए उसने सजाएं सोच रखी होंगी। ये हम जब बिजनेस इनकम पढ़ेंगे वहाँ ये बातें पढ़ेंगे। अब आप सैलरी के ले रहे हो तो मैंने आपका टैक्स काट कर बाकी के पैसे आपको देने हैं, अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पर टैक्स काट कर बाकी के पैसे देने हैं। तो वो जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में आया होगा, वो जो इनकम कमा रहा होगा, किसी ना किसी से पैसे ले रहा होगा, उसकी जिम्मेदारी लॉ ने लगाई हुई होगी कि टैक्स काट कर बाकी के पैसे इसे देने हैं, सारे पैसे इसके हाथ में नहीं पकड़ाने।
जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई सेल टैक्स है तो क्या होता है, दुकानदार आपसे लेता है फिर आपको चीज़ देता है, क्योंकि उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। तो इस तरह से हम जब अप्रोप्रिएट जगह पे जाएंगे फिर इसको रिफाइन करके पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, तो हमें समझ आ गया कि किसी शख्स का रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर कल हमने एक अहम बात पढ़ी थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल दोबारा कैलकुलेट होगा। जब मैं इस साल की इनकम का हिसाब देने जाऊंगा, मैंने देखना है इस साल में 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक मैंने पाकिस्तान में कितना अरसा गुजारा है। हो सकता है मैं इस साल के लिए रेजिडेंट हूं, लेकिन हो सकता है इससे अगले साल के लिए नॉन रेजिडेंट हो जाऊं, फिर उससे अगले साल के लिए रेजिडेंट हो जाए। इसीलिए यहां लिखा है एन इंडिविजुअल शेल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर, हमेशा के लिए नहीं, फॉर अ टैक्स ईयर, उस साल के लिए टैक्स ईयर में रेजिडेंट हो जाएगा अगर 183 डेज गुजारेगा तो। और दूसरी बात क्या थी कि अगर कोई शख्स फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो बस वो रेजिडेंट ही है, चाहे वो पाकिस्तान रहे या पोस्टेड अब्रॉड हो जाए। पाकिस्तान रहे फिर तो वैसे भी ऊपर वाली प्रोविजन की वजह से भी हो ही जाना था उसने, फिर तो ऊपर वाली प्रोविजन की वजह से भी हो जाना था ना रेजिडेंट। इसका मतलब है असल में तो हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे सफ़ीर है ना, ये जो खत लिख लिख के बता रहे हैं कि ये धमकियां दे रहे हैं यहाँ में, ठीक है ना, तो उनके डेज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एम्बेसडर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो ये तो रेजिडेंट ही कहलाएंगे, भले पिछले 10 साल से पाकिस्तान में एक दिन भी ना इन्होंने गुजारा हो। क्लियर हो गई थी ना बात ये। फिर हमने साथ ही कहा कि यार जब हम ये सारा काम कर रहे होते हैं ना, तो हम सिटीजनशिप नहीं देख रहे होते, हम ये नहीं देख रहे होते आप शहरी किस मुल्क के हैं, ये नहीं देख रहे, बल्कि हम स्टे इन पाकिस्तान देख रहे हैं, आप पाकिस्तान में कितने दिन रुके हैं। ओके जी, अब ये वो टेक्निक है, ये वो तरीका है कि अगर आप थोड़ा सा 10% कोऑपरेट कर लेंगे, 10% कि घर जाकर आप एक दफ़ा ज़रा पढ़ लें, तो फिर चीज़ें मैं खुद ऐसे याद करवा लूँगा। अब वो बच्चे जो कच्चा पक्का भी याद किया था ना जिन्होंने, अब आज की सारी डिस्कशन में दोबारा दोबारा दोबारा, फिर अभी कल फिर आ जाएगी, फिर परसों फिर आ जाएगी, तो ये चीज़ें बिल्कुल पक्की याद हो जाएंगी हमें। लेकिन अगर आप घर जाकर बिल्कुल भी ज़ीरो इनपुट डालेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। फिर हमने साथ ही देखा था जी, ऐसे डेज से कैलकुलेट किया था जी। जो रिटायर होते हैं जी गवर्नमेंट जॉब से, वो भी रेजिडेंट करेंगे? नहीं, जब तक एम्प्लॉय है, जब तक वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, जब रिटायर हो गया अब तो एम्प्लॉय तो नहीं रहा, अब इस कैटेगरी से रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हुआ करेगा, ठीक है ना। जब तक एम्प्लॉय है, ऑन जॉब है, जब तक ये वाला रूल लगा करेगा उसके ऊपर, जिस दिन रिटायर हो जाएगा उससे ऑनवर्ड ऊपर वाला रूल लगेगा, क्योंकि आम आदमी हो गया। अच्छा जी, तो पता चला और कुछ नहीं देखना। अच्छा, टैक्स में आपने एक काम भी करना है। टैक्स में कभी भी ये 500, 600, 1000 रुपया नहीं बचाने की कोशिश करनी, ठीक है ना। क्या मतलब है इस बात का कि ज़्यादा टैक्स दे देना है? नहीं, ये नहीं कह रहा। किताब आपने हमेशा लेटेस्ट वाली परचेज करनी है, ठीक है, क्योंकि लॉ में तो चेंजेस आती रहती हैं। मसलन अगर आपने पुरानी किताब ले ली तो रेजिडेंशियल स्टेटस में यहाँ 3 बातें लिखी हुई थी, एक बात इंसर्ट हुई थी, 1-1.5 साल चली, फिर निकल गई है, तो कोई पुराने नोट्स, कोई पुरानी चीज़ आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। इतने का एक बर्गर एक दफ़ा में आप बैठ के खा लेते हैं, जिसकी की किताब को आप सोच रहे होते हैं कि यार ये मैं गुजारा चला लूँ, ये कर लूँ, नहीं, या तो मेरे स्लाइड नोट्स यूज़ कर रहे होंगे, जाहिर है ये तो मैं अपडेट करके लेकर आ रहा हूँ, एज़ इट इज़ 100% यहाँ से काम कर लें, कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। हाँ, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हमें कुछ थोड़े से क्वेश्चंस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। या कोई भी किताब परचेज़ कर लीजिए, किसी किताब से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये तो इल्म है, नॉलेज है, हमने जहाँ से मिलेगा लेना ही लेना है, ठीक है ना। इसलिए कोई, लेकिन लें लेटेस्ट वाले वर्जन।
पुराना वर्जन आपने टैक्स में बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, ये पैसे नहीं बचाने। जी नहीं, फिर भी किताब दोबारा लेनी है बस, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी आपको पता है नेकोकारों की हुकूमतें चल रही थी। अभी मिनी बजट पेश हुआ था पीछे, याद है, तो वो फिर चेंज आ गई। आई कैप ना इसको नहीं, हाँ अपनी किताब में आई कैप अपडेट कर देता है, आप दोबारा डाउनलोड करेंगे तो अपडेटेड मिलेगी आपको। अच्छा जी, फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे जी कल, रूल 14 कि यार डेज काउंट कैसे होने, जो 183 डेज की जो गुफ्तगू हो रही है, ये गुफ्तगू होनी कैसे है। सबसे बड़ा मसला कौन सा था कि जिस दिन बंदा पाकिस्तान आएगा और जिस दिन बंदा पाकिस्तान से जाएगा तो उस दिन का क्या करेंगे। तो ये रूल हमने पढ़ा था कि भाई वो दिन पूरा काउंट होगा, क्या है वो 10 मिनट पाकिस्तान पहले पहुंचाओ, रात को 11:50 पे पहुंचा है तब भी हम वो दिन पूरा काउंट कर लेंगे। और जाते वक्त अगर वो सुबह को 12:02 पे निकला है पाकिस्तान से तो वो दिन भी हमने पूरा काउंट कर लेना है। आने वाला डे भी पूरा काउंट होगा और जाने वाला डे भी पूरा काउंट होगा, ये बात हमने पढ़ी थी। फिर था कि जी यार हमने ना पर्पस नहीं, इन सारे पॉइंट का मतलब था हमने पर्पस नहीं देखना कि आप क्यों आए थे, किस काम से आए थे। कि जी आगे तो मैं तो आगे छुट्टी थी, मैं बीमार हो गया, आगे हड़ताल चल रही थी, धरने हो रहे थे, फुला हो रहे थे। वो कहते भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं, हमने देखना है आपने पाकिस्तान में कितना टाइम गुजारा है। हाँ एक एक्सेप्शन दी है सिर्फ इन सारी बातों में कि अगर कोई शख्स इन ट्रांजिट की वजह से आया है कि उसे जाना इंग्लैंड था, आया वो दुबई से था, दुबई से पीआईए की फ़्लाइट डायरेक्ट इंग्लैंड नहीं जा सकती थी, वो पीआईए में बैठा पहले कराची या लाहौर एयरपोर्ट उतरा, फिर अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट 2 दिन बाद इंग्लैंड की थी, इसके ये वाले 2 दिन काउंट नहीं किए जाएंगे बिकॉज ये पाकिस्तान नहीं आया हुआ, ये सोली रीज़न ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान है, ठीक है। इस वजह से इसके 2 दिन पाकिस्तान में गुजरे हैं, इस वजह से इसके ये वाले 2 दिन काउंट नहीं किए जाएंगे जी। अर्निंग तो किसी ने सांस भी ले लिया ना पाकिस्तान में, हमने उससे टैक्स लेके छोड़ना है, ठीक है ना। ये आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे ये बात, ठीक है। इनकम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा जो पाकिस्तान। अच्छा ऐसे सोचिए आप इस बात को ऐसे सोचिए, मैं और आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए आपका पाकिस्तान में होना भी ज़रूरी नहीं है। एक शख्स पिछले 5 साल से इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसने एक प्लॉट ख़रीदा था पाकिस्तान में और उसने अपने भाई को कहा यार ये मेरा प्लॉट बेच दो, उसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तब भी इस प्लॉट की इनकम के ऊपर हमने उससे टैक्स ले लेना है। जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनकम जो आप पाकिस्तान में रह के कमाएंगे, बल्कि वो इनकम जो पाकिस्तानी हुदूद से कमाएंगे, आप भले बाहर बैठे हो, ठीक है ना। मसलन आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं लेकिन आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन है, आप वहां से कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, आप पाकिस्तान तो नहीं आए हैं, लेकिन ये कंपनीज कहाँ हैं, पाकिस्तान में है, ये स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, पाकिस्तान में है, आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या मतलब, पार्टनरशिप, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्योंकि लॉ पर्सन को अलग अलग देखता है, इंडिविजुअल को अलग देखता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अलग देखता है, कंपनी को अलग देखता है, इसलिए वो कह रहा है यार अच्छा इसको कैसे देखेंगे। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शेल बी रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर if the control and management of the affair of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in a tax year। क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ इस बात का, वो कह रहा है कि अगर कोई एओपी है, अब एओपी के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करा, इफ द कंट्रोल
and management, if the control and management of the affairs of association, affairs of association का क्या मतलब हुआ? मामलात, वो पाकिस्तान में हैं होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ एसोसिएशन मींस पार्टनर ऑफ एसोसिएशन. ये जो लाइन हमने लिखी ना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द एसोसिएशन का मतलब है पार्टनर्स. वो कहता है अगर सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर पाकिस्तान में आ जाए तो फिर हम एओपी को क्या कंसिडर कर लेंगे? इफ द कंट्रोल एंड अफेयर ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर. इसका मतलब क्या हुआ? तीन दोस्तों ने XYZ लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई और वो बैठे कहाँ हैं? सऊदी अरब में. एक पार्टनरशिप बनाई, उस पार्टनरशिप की बेस पर कारोबार पाकिस्तान में शुरू कर दिया और खुद कहाँ बैठे हैं? सऊदी अरब में. अब ये वाली पार्टनरशिप क्या कहलाएगी? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि कंट्रोल एंड अफेयर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप पाकिस्तान में नहीं है. लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी पार्टनर एक घंटे के लिए भी पाकिस्तान आ जाए तो हमने कहना जी ये रेजिडेंट हो गए, ये पार्टनरशिप रेजिडेंट हो गई है. फिर पढ़िए, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर if the control and management of the affair of the association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year. हाँ, ये बाहर ही बैठे रहें, वहाँ बैठकर काम करें, फिर ठीक है, फिर हम इसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे. लेकिन अगर कोई एक भी बंदा इनका आ गया, सारे आ गए या एक भी आ गया, तो बस हमने इनको पकड़कर क्या बना देना है? रेजिडेंट बना देना है. इनके लिए हमने डेज वगैरह कैलकुलेट नहीं करना. अच्छा जी, रेजिडेंट कंपनी, कंपनी कब रेजिडेंट होगी? अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर ए टैक्स ईयर इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान. वो कहता है अगर ये कंपनी पाकिस्तान में पाए जाने वाले किसी कानून के तहत बनी हो. में पाया जाने वाला कौन सा कानून है? कंपनीज एक्ट, ठीक है ना. SCCP के अंदर हमारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं. इसका मतलब है वो तमाम कंपनीज जो SCCP के तहत रजिस्टर्ड हैं वो सब की सब क्या हो गई? रेजिडेंट हो गई. कोई भी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान के किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो वो रेजिडेंट ही कहलाएगी. द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर. इज होली, अब यहां पार्टली नहीं लिखा हुआ, ठीक है. इज होली इन पाकिस्तान और इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. आपको मैंने पहले भी बताया था, जब लॉ कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहा हो, इधर देखिए, अ कंपनी शैल बी रेजिडेंट कंपनी फॉर ए टैक्स ईयर इफ, और ये आगे इसको क्या बोलते हैं? हैं? पंक्चुएशन में क्या बोलते हैं? हाइफन. चले आप डैश ही कह लें, वैसे इसका कोई अप्रोप्रिएट नाम है, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए फिलहाल डैश कह रहे हैं. ठीक है, और ऐसे डैश लगा दिए जाए. इसका मतलब होता है अब नीचे कोई ना पॉइंट आने लगे. पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहे हैं पॉइंट. चलते चलते सेकंड लास्ट पॉइंट से पहले सम टाइम लेजिस्लेटर और लिखा करेगा और सम टाइम लेजिस्लेटर एंड लिखा करेगा. ठीक है. और का मतलब है इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी हो गई तो ये बंदा इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं. और अगर एंड लिख देंगे तो फिर सारी पूरी होनी जरूरी है. बात समझ आ रही है? अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? और. इसका मतलब है वो तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान में बनी हैं SCCP के तहत, किसी भी लॉ के तहत,
वो सब रेजिडेंट हो गई हैं, क्योंकि पहली कंडीशन पर ही वो रेजिडेंट हो गई हैं। ठीक होगी बात। दूसरी कंडीशन, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। कोई कंपनी पाकिस्तान में नहीं बनी, इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन अगर उसकी सारी मैनेजमेंट, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी एक टाइम के लिए पाकिस्तान आ जाए तो वो भी रेजिडेंट हो जाएगी कंपनी। हाँ, 2 डायरेक्टर आ जाएं, 1 आ जाए, 3 आ जाएं, 7 डायरेक्टर हैं फर्ज किया, 7 ना आए। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, कितने अरसे के लिए? एट एनी टाइम इन द ईयर, 1 मिनट के लिए आ जाए तो रेजिडेंट हो जाएंगे। तो कहते हैं हम पागल हैं, हम आ जाएंगे, सारी मैनेजमेंट उठ के आ जाए, तो नहीं आना चाहिए, वरना वो रेजिडेंट हो जाएंगे। और अब और से पता चला इनमें से कोई एक शर्त पूरी हो जाए, इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको पता है सूबाई हुकूमत है। अब ये हुकूमत का भी जो असल में गवर्नमेंट भी जो है ना, गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये लॉ की नज़र में एक कंपनी है। लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट का क्या मुराद है? वो जो हमारे काउंसलर और ये वाली जो लोकल गवर्नमेंट होती है, हाँ, नाजिम शाजिम, ये भी गवर्नमेंट की नज़र में कंपनी है। तो कहते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, इसके सारे मिनिस्टर पाकिस्तान हों या ना हो, या वो जो लोकल गवर्नमेंट है उसके सारे लोग पाकिस्तान हो ना हो, ये हमेशा ही क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट कहलाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये तो नहीं हो सकता जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या है जी, और कहते जी नॉन रेजिडेंट होगी, ये तो नहीं हो सकता ना। हमारे जहन में फिर फ़ौरन से दिमाग में हमने चीज़ों को फीड कैसे करना है, हमारे जहन में आना चाहिए कि यार रेजिडेंट कंपनी के 3 पॉइंट हैं, ताकि आइंदा आप रिट्रीव कर रहे हो, याद कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, तो आपको पता यार कोई एक चीज़ मिस हो रही है। भाई 3 बातें लिखनी थी। एक बात तो थी कि जो भी कंपनी पाकिस्तान के लॉज के तहत बनेगी वो तो रेजिडेंट है ही है। एक था जी लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब तीसरी बात याद नहीं आ रही, तो आप जहन पे दायरा जोर डालने में कामयाब होंगे कि यार तीसरा एक पॉइंट और था। इसका मतलब है पॉइंट नंबर 2 किसके लिए है? फॉरेन कंपनीज के लिए है, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी, उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान आ गई एक लम्हे के लिए भी, तो वो भी क्या हो जाएगी? रेजिडेंट हो जाएगी। क्लियर होगी बात जी? ओके, इसका मतलब है तीनों जो हमारे वो हैं पर्सन्स, इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी, ये हमें इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना आ गया। इफ एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशन इज फुलफिल्ड, कंपनी विल बिकम रेजिडेंट कंपनी। जी, यही तो कहना चाह रहे हैं कि मीटिंग यहाँ नहीं करनी पाकिस्तान में, हालात ठीक नहीं है। कह रहे हैं करनी है, कोई थोड़े से बंदे आ जाओ, सारे ना आ जाना, यही मुराद है, यही मुराद है। नहीं नहीं, डायरेक्टर आएंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से यहाँ मुराद डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजर नहीं है, मैनेजर नहीं है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप में तो साइलेंट एक भी बंदा आ गया तो मसला खराब है ना। साइलेंट में तो एक भी बंदा, क्योंकि यहां लिखा हुआ था होली और पार्टली, यही फर्क है कंपनी में और एओपी में, फर्क ही यही है। एओपी का कोई एक बंदा भी आ गया तो काम खराब हो गया, कंपनी में सारे लोग आएंगे तो काम खराब होगा। जी, नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूं। जो यहां भी रजिस्टर्ड हो जाएगी कहानी खत्म हो गई। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, अच्छा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, शाबाश। मसलन कोक, अब कोक इज नॉट अ पाकिस्तानी कंपनी, बट कोक इज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एज वेल एज जहां भी काम करते हैं वहां एक कंपनी बना लेते हैं। लीवर ब्रदर, आप देखिएगा जब आपकी लीवर ब्रदर की कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, आगे लिखा होता है लीवर ब्रदर पाकिस्तान लिमिटेड। ये तो हैं, तो ये सब इंटरनेशनल कंपनी,
लेकिन ये अपनी कंपनी पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड करा लेते हैं आकर। तो ये तो पहले वाली कैटेगरी में ही क्या बन गई हैं, रेजिडेंट हो गई हैं, पहले वाली कैटेगरी में ही हो गई। हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, गूगल की, एप्पल की, कि एप्पल वाले सारे बेवकूफ़ उठकर पाकिस्तान में मीटिंग करने आ जाएं अगर, तो उसका जिक्र हो रहा है। बात समझ आई है? ये उनका जिक्र हो रहा है। कोई ऐसी कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान और वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, मसलन फेसबुक पाकिस्तान से काम कर रहे हैं ना, एप्पल पाकिस्तान में काम कर रहा है, गूगल पाकिस्तान में काम कर रहा है, दराज पाकिस्तान में, ये सारी ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवाई हुई। अगर उसकी सारी मैनेजमेंट उठ के कंट्रोल पाकिस्तान में एक मीटिंग करने के लिए आ जाए तो हम उसको रेजिडेंट कंसिडर कर लेंगे। नहीं, इसीलिए तो वो अलग अलग कंपनी बना लेते हैं। एक्चुअली आप तो यार कंसल्टेंसी लेना शुरू हो गए, ये तो हम पैसे दे के बताते हैं बातें। इसीलिए तो ये कंसल्टेंसी का एक स्टाइल है। तो आप क्या करें, आप कहें यार हर मुल्क में हम अपनी एक सेपरेट एंटिटी बना लेते हैं। अब जो पाकिस्तान में कोक है, या जो पेप्सी पाकिस्तान है, या जो कोक पाकिस्तान है, या जो लीवर ब्रदर पाकिस्तान है, या जो नेस्ले पाकिस्तान है, वो कहते हैं ये हमारी कंपनी है, यहाँ से इसका टैक्स लें, रेजिडेंट है आपके मुल्क में। हमने तो हर मुल्क की अलग अलग कंपनी बनाई हुई है, आप हमारे से ग्लोबल टैक्स कैसे मांगेंगे? ये बात है, ठीक है ना। ये उसका टैक्सेशन को सेव करने का फिर ये तरीका। जी नहीं, कंपनी की सूरत में एक आने से कुछ नहीं होता, एओपी की सूरत में आने से, हाँ, फिर वो एओपी रेजिडेंट बन जाएगी। जी, सारा रेजिडेंट बन जाएगी। बड़ा नहीं, बातें नहीं हम करेंगे, बस आप समझ लें कि जिस टीचर से अनफॉर्चुनेटली आप पढ़ने आए हैं ना, उसकी छेड़ है शोर होना। मतलब एक क्लास में आप शोर नहीं कीजिए, बाकी आप जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ेंगे, लेकिन खामोशी को मेंटेन रखेंगे। जी बेटा पूछिए। इन ट्रांजिट में तो हम यहाँ डेज देख ही नहीं रहे, वो तो नहीं देखना ना, एज एन इंडिविजुअल अगर मेरा है तो फिर मैंने इन ट्रांजिट देखने हैं। नहीं, अच्छा एक बात सुने, हाँ अच्छा हो गया, ये आपने भी बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर वो बंदा एज ए पार्टनरशिप पाकिस्तान में आए, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है दुबई के अंदर, मैं उसका पार्टनर हूं, मैं अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान आया हूं, कुछ नहीं हुआ, मैं उस कंपनी के हवाले से, इसीलिए लिखा है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, मैं उस कंपनी से रिलेटेड एक दिन के लिए पाकिस्तान आ जाऊं तो काम खराब हुआ है। मैं एज एन इंडिविजुअल आ जाऊं तो कोई काम नहीं खराब हुआ, वो तो मैं अपनी जाती हैसियत में आया हूं। इन ट्रांजिट करते हैं नहीं काउंट होंगे, इन ट्रांजिट करते हैं नहीं काउंट होंगे। असल में मकसद ये है पाकिस्तान में आकर अल्लाह भला करे, ठीक है ना, कोई मीटिंग करें, कोई ऐसा काम करें एज ए मैनेजमेंट एंड अफेयर ऑफ द कंपनी, एक दिन के लिए पाकिस्तान, एक लम्हे के लिए पाकिस्तान में आ जाए, फिर काम खराब है। जी 183 मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करें, जो मैं कह रहा हूं वो तो बताएं। 360 हो गया, 183 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने दिन हो गए? इसका मतलब है 2 जगह तो नहीं फिर हम हो सकेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सेक्शन 104 हमें इसके सॉल्यूशंस बताएगा, जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना, फिर सेक्शन 104 हमें बताएगा कि अच्छा यार अगर इस तरह का मसाइल क्रिएट हो गए ना तो फिर हम इसमें से कैसे निकला करेंगे, ये सेक्शन 104 बताएगा। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ तक का आप काम करके आएंगे, कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।